हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज फर्स्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट हु इज इन क्लास 12th or 12th, we can say in 12th for board exam they can also go through this। और जो 12th पास कर चुके हैं या जो जेईई मेंस या नीट 2021 में लिख रहे हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी जैसे पहला लेक्चर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बेटा एक एक क्लास अगर आप, ये पहला लेक्चर होगा, एक एक क्लास अगर आप थारोली थ्योरी पार्ट समझते जाएंगे, न्यूमेरिकल भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा और इसमें कोई डाउट कहीं का भी नहीं रह जाएगा कहीं से भी। उसके बाद अगर एक एक लेक्चर आपने अटेंड किया स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके सीरीज आते जाएंगे। अगर आपने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, कहीं से कोई क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगेगा कि तुम्हें ज्यादा आता है, क्वेश्चन उस तरह हमें नहीं दिख रहे हैं, 100% श्योर। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे नाम से लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस व्हेन चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन, चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन वी विल डील इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होगा बेसिकली तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करेंगे। जैसे ही चार्ज मोशन में होगा तो देयर विल बी करंट, जैसे ही करंट होगा तो दैट विल कम अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक में कंसीडर करेंगे एंड सो ऑन। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो गया कि जैसे चार्ज स्टैटिक कंडीशन में तो स्मॉलेस्ट चार्ज वी कैन से कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिखते हैं, सबको पता है बेटा। और वीडियो लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक क्लास बिल्कुल अटेंड करना। स्टार्टिंग लगेगा करे ये सब आता है, सब आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर लगता जाएगा करे ये भी है, ऐसा भी है, तो उसको लास्ट तक अटेंड करना बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखते हैं, 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। प्रोटॉन का मास कितना लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। अब एक बात देखिएगा कि जैसे अगर हम कहें कि सपोज हमने जैसे कोई भी यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके आउटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम कह दें कि ये दो पेन है, सपोज फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हम बात करें कि इसमें 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन दोनों पे है। बाई एनी मीन अगर हम इसके 10 इलेक्ट्रॉन इसके हम इस पेन पे प्लेस कर दिए, ट्रांसफर कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके अगर हम ट्रांसफर कर दिए तो इस पे क्या हो गया, पहले 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था, दोनों पे चार्ज सेम थे, तो नेट चार्ज क्या था, इस पे 0। इस पे चार्ज क्या हो गया, 110 इलेक्ट्रॉन आ गए और प्रोटॉन कितना है 100, तो इस पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 10, तो 16 इंटू 10 पावर -19 कूलम चार्ज नेगेटिव हो गया। और इस पे क्या हो गया, 90 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितना हो गया, 100। इसका मतलब इस पे 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो हम कहेंगे इस पे प्लस चार्ज आ गया, +10e। 10e मतलब इस पे +10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इस पे चार्ज आ गया। तो हम कहेंगे कि चार्ज बेसिकली क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर किया गया। नेगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन, जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उनको हम नहीं ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, केवल ट्रांसफर आउटर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो अब इस पे अगर 110 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका बेसिकली क्या हो गया, इसका मास, इस पहले अगर दोनों के मास सेम थे तो इसका मास ज्यादा हो गया। कितना मास ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे दिया हुआ है इंटू 10, और इसका मास कम हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात करेंगे तो स्टैटिक, तो दिस इज बेसिकली चार्ज। तो चार्ज ऑफ यूनिवर्स विल रिमेन कंजर्व। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अबाउट चार्ज, फर्स्ट पॉइंट
charge of universe will remain conserved. Charge of universe will remain conserved. Will remain conserved. दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, ये भी ध्यान दिया आपने कि 0.5 इलेक्ट्रॉन या 11.5 इलेक्ट्रॉन या 9.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो भी चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो भी चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो दूसरा क्यू कहेंगे दैट इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू हम कह सकते हैं 0, कोई चार्ज नहीं होगा, +-1 +-2 +-3, इसलिए हम कह रहे हैं सो ऑन कि अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी पे चार्ज करें, इलेक्ट्रॉन गया है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, +E -E +2E -2E +3 -3, तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज जो फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। दिस इज, अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज की। अब बात रही पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका साइज निग्लिजिबली स्मॉल, ना उसकी हाइट हो, ना लेंथ हो, ना विड्थ हो, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट, और उसके ऊपर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव कर दिया गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर कहीं पे भी स्पेस में हम कहें पॉइंट चार्ज है, सपोज कहीं पे भी हम कहें कि पॉइंट चार्ज है, इसको नोट कर लिया होगा, तो हम इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट पॉइंट चार्ज। अगर कहीं पे भी स्पेस में एक पॉइंट चार्ज सपोज क्यू प्लेस्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, जब मेंशन नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं लिखा है, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है सर। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि एक लाइंस निकलेंगी और ये इनफाइनाइटली, अगर यही केवल स्पेस में है और दूसरा कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन जाएंगी और ये कहां पे टर्मिनेट होगी, इनफाइनाइट पे। कहां पे टर्मिनेट होगी, इनफाइनाइट पे। तो इसको हम कह सकते हैं ये इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगा और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये अगर पॉइंट चार्ज स्पेस में रहा, केवल पॉजिटिव चार्ज रहा, तो इट विल गो स्ट्रेट वे इन द सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जब कहीं भी नेगेटिव नहीं मिलेगा तो कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। अगर यही हम कहें कि पॉइंट चार्ज कहीं पे पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, तो यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से आएंगी और कहां पे टर्मिनेट होंगी, अगर यही केवल नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज होगा तो स्पेस में ये होगा। अब बात रही कि अगर मान लो दो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज अगर दो पास पास में प्लेस हैं, ये सबको मालूम है कि अगर लाइक चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, और जो अनलाइक चार्जेस रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से हम बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है, इसको भी नोट कर लिया होगा। अगर मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q, और हम सिमिलर कह दें यहाँ पे Q पॉजिटिव है, दो पॉइंट चार्जेस अगर यहाँ पे प्लेस्ड हैं स्पेस में और दूसरा नहीं है। अब एक बात देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट वे निकलेगी और ये इनफाइनाइट पे जाएगी, यहां से निकलेगी स्ट्रेट वे इनफाइनाइट पे जाएगी। और ये हम कह सकते हैं कि जैसे यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट वे जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, लेकिन ये क्या होगा कि जब दोनों लाइन ऑफ फोर्सेस इधर जा रही होंगी तो ये रिपेल कर जाएंगी, दोनों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिपेल कर जाएंगी। और ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बेसिकली उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये रिपेल कर रहे हैं, पास में ले जाएंगे। इनके कोई कहीं पे भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इनको पास ले जाया जा रहा है, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दोनों दूर जाने की दोनों की टेंडेंसी है। और यहीं पे हम कहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक निगेटिव पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट वे इनफाइनाइट पे जाएंगी, यहाँ से सीधे जाएंगी, और ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही होंगी निगेटिव है, तो यहाँ से सीधे इनफाइनाइट ना जाकर के बेंड करके यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ से सिमिलर वे ऐसे होगा,
यहाँ से स्टेट वे इनफाइनाइट जाती, लेकिन निगेटिव यहाँ पे है, इसको पता लग गया यहाँ निगेटिव है, तो यहीं पे जाके एंड हो जाएंगी। और यहाँ पे इनफाइनाइट से आ रहा होगा यहाँ पे इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आ रही होंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आ रही होंगी, और ये हम कहें यहाँ से पॉजिटिव जा रहा होगा, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा होगा। तो ये देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज रहेगा तो उनके बीच देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर मान लो दो नेगेटिव चार्ज रहेगा, सपोज दो नेगेटिव चार्ज अगर होगा, तो बस ध्यान देना यहाँ पे, अगर दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए नेगेटिव चार्ज, तो केस यही रहेगा, बस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वही आपकी चेंज हो जाएगी, और चेंज होके क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट से टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज आ रहे होंगे, तो इनका डायरेक्शन बस रिवर्स हो जाएगा, इनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये इनफाइनाइट से इसके पास आ रही होंगी, और ये हम कहेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट से इसके तरफ आ रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तब भी हम कहेंगे कि दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तब भी इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही बेसिक बात पे ही हम कहते हैं कि जे एडवांस में आया था क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया होगा। देखिए अभी जबकि हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, अब यहाँ पे कह सकते हो कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड के लाइक चार्जेस प्लेस्ड हैं। जैसे अगर मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं, सेम मैग्नीट्यूड के पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो कई ऑप्शन दिए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी। तो ये बेसिकली तुम बता सकते हो, सभी लोग बता सकते हैं। अब यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी रिपल कर जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपल कर जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल कर जाएंगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, रिपेल कर जाएंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहीं पे भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पॉजिटिव है तो ये रिपल कर रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से जाएंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉर्नर पे, तो ये बेस्ट ऑप्शन, मतलब इसमें कई ऑप्शन दिए थे तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। तो ये जे एडवांस पूछा जा चुका है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस प्लेस किए जाएं तो उनका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो कहीं पे इंटरसेक्ट हो गया, कहीं पे डायरेक्शन अपोजिट दिखा दिया, तो यू कैन राइट इट करेक्टली लाइक दिस। आई होप कि क्लियर हुआ। ये पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज की ही बात करेंगे, ये बात रिपीट करें। और ये लेक्चर जैसे मालूम होगा, बहुत से बच्चों को मालूम होगा, कोई बात नहीं है, लास्ट तक देखना, इसमें और भी आपका कुछ इंप्रूव होगा, कुछ न कुछ जरूर आपको पता लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ये हमने देखा, उनमें रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्टिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सिव। तो इसी पे कूलम्स, साइंटिस्ट का नाम है कूलम्स, इन्होंने एक लॉ दिया कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया कि फोर्स कितना लगेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। तो उन्होंने बताया यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करते हैं, कूलम्स लॉ। अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बात करेंगे, Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस है R। और देखिए Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, इन्होंने बताया कि F जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, पॉजिटिव चार्जेस दोनों हैं, तो ऑब्वियस बात है, अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो उन्होंने बताया कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, we can, small k we can write Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is, this is फोर्स, मैग्नीट्यूड अभी हम लिख रहे हैं स्केलर टर्म में, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमने दिखा दिया कि रिपल्सिव फोर्स होगा अगर पॉजिटिव होगा। K की वैल्यू उन्होंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, यहाँ पे कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को कहेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर इन दोनों के बीच फ्री स्पेस होगा, अब देखो फ्री स्पेस होगा, इसको हम डाइलेक्ट्रिक, जब हम इनके बीच की बात करेंगे, इनके बीच कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट इंसुलेटर होगा, तो उसको हम टर्म से डिफाइन करेंगे इस एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होगा हर एक के लिए, उसको हम डिटेल में अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो अभी फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम कहें, फॉर फ्री स्पेस यहां पे हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.56 इंटू 10 टू द पावर -12। अब यहां से एक बात देखिए, हम यूनिट भी बता सकते हैं इसका, ये हो जाएगा केज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम कह देंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। तो और के की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो जाएगा न्यूटन, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग टू न्यूमेरिकल। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे आया एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम कहेंगे एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 1 लेंगे। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग से, जब इनके बीच कोई भी मीडियम में कोई भी मटेरियल प्लेस किया जाए तो उनके बीच का फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, हर एक का कंसीडर कंडीशन कंसीडर करके डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिंपलेस्ट केस की बात कर रहे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्टिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे फिर भी रिपल्सिव होगा। तो आई होप कि यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको लिख लें। दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस बेसिकली। चलिए इसको भी रब करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हम कहें कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a है, और यहाँ पे पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है, इस एंड पे एक पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड है, इस एंड पे पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड है, इस एंड पे Q पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है। तो जो A पॉइंट पे प्लेस्ड है पॉइंट चार्ज Q, उस पे हमें नेट फोर्स बताना, नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q व्हिच इज प्लेस्ड एट A। तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसको नाम दे दें F1, इस Q के कारण रिपल्सिव इधर लग रहा होगा, इसको कह दें F2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम कहें F1, F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा बोथ विल बी सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कहें K Q1 Q2, Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यहाँ पे भी Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने बता दिया कि यहाँ पे फ्री स्पेस बात कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं 1। डाइलेक्ट्रिक का हम अलग से बात करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे दो पॉइंट चार्ज के बीच, तो वो वी विल डिस्कस इट सेपरेटली। अब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड यह है, तो लेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। तो इसको हम कह सकते हैं, ये ऑब्वियस बात है, आप जानते हैं 90 डिग्री पे है तो ये √2F हो जाएगा और ये एंगल 45 हो जाएगा, और ये हम कहते हैं रिजल्टेंट F नेट जो आ जाएगा, F नेट लिख देंगे, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू √2 टाइम F। F की वैल्यू कितनी है, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर,
इसको लिखना चाहे तो √2/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये हो गया नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट A। ये आपका आ गया नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज दिस। दूसरा हम कह सकते हैं अगर मान लो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज Q, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q और यहाँ पे हम कहते हैं ये -Q कह दें, ये -Q कह दें और ये कह दें कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ है A, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q व्हिच इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट A। तो इसको भी हम सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। आई होप इसको नोट कर लिया होगा। ये फिर बता दें कि अभी जैसे स्टार्टिंग है, आपको ज्यादातर लोगों को मालूम भी होगा, कोई बात नहीं है, हैव पेशेंस और इसको एक बार रिवीजन की तरह से देखें, फिर धीरे धीरे बातें बहुत अच्छी होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, फिर लगेगा कि कहीं से भी हमें ज्यादा आता है, ये मैं फिर अभी वीडियो स्टार्ट करने मतलब ये कुछ अभी पहला लेक्चर स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फिर लगेगा कि हमें ज्यादा आता है, क्वेश्चन उस तरह हमको नहीं दिखता है। अब यहाँ पे -Q, ये +Q है, तो इस पे एक फोर्स लग जाएगा F1, एक फोर्स इस पे लग जाएगा F2 और यहाँ पे भी हम कह दें कि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सेम, F1 F2 आ जाएगा सेम। दैट इज लेट अस अज्यूम F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने डायरेक्शन इधर ले लिया क्योंकि अट्रैक्टिव लग रहा होगा, इस पे भी इधर लेफ्ट वर्ड लगेगा, लेकिन हमें इस पॉइंट चार्ज पे बात करना है, इसलिए इस पे देखेंगे कि इस -Q के कारण फोर्स किधर लग रहा है, इस -Q के कारण इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इस -Q के कारण इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, तो F1 ये लग रहा है, F2 ये लग रहा है, इनके बीच का एंगल है 60 और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। रिजल्टेंट हम बता सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर दें। ये है P और ये है Q वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। अगर हम कहें इनका रिजल्टेंट R कहा जाए तो R क्या लिखते हो, R का मैग्नीट्यूड होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा और यहाँ पे हम कह दें ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा होगा P से tan अल्फा कैन बी रिटन एज Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये एंगल रिजल्टेंट का हम P से बता सकते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। वही बात यहाँ पे आ गई, ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, F1 F2 F है, पॉइंट चार्ज Q पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है, दूसरा F इधर लग रहा है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इनका हमें रिजल्टेंट बताना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा F नेट हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 2F स्क्वायर इंटू cos 60 होता है 1/2, तो वी कैन राइट इट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, ये हो गया अंडर रूट 3F। नेट फोर्स आ गया on point charge Q which is placed at A. Net force is √3F. We can write it, F net can be written as √3, F की वैल्यू लिख सकते हैं K इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंडर √3 Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 A स्क्वायर। दिस इज नेट फोर्स। जैसा कि अभी पैरेललोग्राम मेथड से जैसे हमने भी यहाँ पे इसका एंगल लिखा था, ये रिजल्टेंट आ गया, तो ये एंगल F1 से एंगल अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा अभी बताया था, tan अल्फा कैन बी रिटन एज F2 sin थीटा, F2 इज नथिंग बट F sin थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 60 अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, F1 क्या हो जाएगा F प्लस F2 cos थीटा, F2 is F cos 60, तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू √3/2 अपॉन 3F/2, ये कैंसिल हो गया, F कैंसिल हो गया 1/√3। नाउ यू कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3,
तो अल्फा आ गया 30 डिग्री। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे क्योंकि F1 और F1 F2 का यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो बाइसेक्ट करेगा, अल्फा विल बी 30 डिग्री। तो पॉइंट चार्जेस के कारण बता सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। लिख लिया होगा कि जैसे अगर मान लो कि हेक्सागन के कॉर्नर पे पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है, हेक्सागन के कॉर्नर पे पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है और उसमें हमें किसी पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स बताना है। पॉइंट चार्जेस अगर हम कहीं पे भी कहें, जैसे मान लीजिए ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पे हम कह दें कि इसके सेंटर पॉइंट O पे पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड है, यहाँ पे एक माइनस Q प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लस Q प्लेस्ड है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है और यहाँ पे प्लस Q पॉइंट चार्ज है, साइड लेंथ A है। हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में साइड लेंथ A है तो ये भी हर एक, ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये हर एक का लेंथ हो जाएगा A। अब पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q व्हिच इज प्लेस्ड एट O। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q व्हिच इज प्लेस्ड एट O। तो ये Q के कारण और माइनस Q, इस माइनस Q के कारण Q पे जो फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस Q के कारण Q पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये भी आपका जो है सॉरी ये प्लस Q लिया गया, ये प्लस Q के कारण जो फोर्स होगा इस पे इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लस Q के कारण इस डायरेक्शन में होगा और ये साइड लेंथ है A। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। माइनस Q के कारण प्लस Q पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस माइनस Q के कारण सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएंगे। इस Q के कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसलिए राइट डायरेक्शन में होगा, माइनस Q के कारण अट्रैक्टिव होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं F net at O that is equal to K Q square upon A square। ध्यान दीजिएगा इस Q के कारण इस Q पॉइंट चार्ज पे राइटवर्ड लगेगा K Q square upon A square। वी आर कंसीडरिंग देयर इज फ्री स्पेस। अगेन हम बता दें कि डाइलेक्ट्रिक की जब बात करेंगे तो वो हम अलग से डील करेंगे, जिसमें एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। तो कोई दो पॉइंट चार्जेस के बीच अगर स्पेस डिफरेंट, कोई मटेरियल प्लेस्ड है, वाटर प्लेस्ड है, कोई वुडन ब्लॉक है, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें या रिलेटिव परमिटिविटी दैट विल बी डिफरेंट, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस माइनस Q प्लस Q के कारण अट्रैक्टिव होगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा वही, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको कह सकते हैं और सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, यह आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ये हो गया नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में। तो सिमिलरली पॉइंट चार्ज के कारण अगर कहीं पे भी फोर्स हमें निकालना है, n पॉइंट चार्जेस स्पेस में प्लेस्ड है, किसी एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स लिखना है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 3, ऐसे nth पॉइंट चार्ज के कारण लिख देंगे, फिर उनका वेक्टर सम निकाल देंगे। तो पॉइंट चार्ज कहीं पे भी दिया हो तो उसके कारण हम फोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, अगर मान लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, डायरेक्टली वी कैन अप्लाई फॉर पॉइंट चार्जेस। अब मान लिया जाए कि जैसे हम कह दें कि कहीं पे भी एक रॉड दिया हुआ है, इस पे Q चार्ज दिया हुआ है, रॉड पे Q चार्ज, और इसका लेंथ दिया है L, और इसके एंड से कहीं पे A डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q प्लेस कर दिया गया, ये डिस्टेंस है A, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे चार्जेस जो यहाँ पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉल पॉइंट चार्जेस ऐसे 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 हम कहें यहाँ इनफाइनाइट, इस पूरे पे स्मॉल पार्टिकल चार्जेस पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है और उनका हम कह रहे हैं टोटल सम Q है। ये पॉइंट चार्ज Q फिक्स्ड है, इसके कारण जो यहाँ पे चार्ज होगा स्मॉल पॉइंट चार्ज, इसको हम कहें कि इसके कारण ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो हर के कारण अलग होगा। इसको कैसे लिखें, या इसी को हम कहें कि एक सर्कुलर आर्क में शेप में चेंज कर दिया जाए, पॉइंट चार्ज Q सेंटर पे प्लेस किया जाए, फिर इनके बीच फोर्स कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे। या हम कहें कोई डिस्क हो जाए, जैसे डिस्क ले लिया जाए, इसके सरफेस पे चार्ज दे दिया जाए Q चार्ज,
ए एरिया या आप कहें चार्ज पर यूनिट एरिया मालूम है, यहाँ कहीं पॉइंट चार्ज रख दिया जाए, फिर इनके बीच फोर्स कैसे बताएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज पॉइंट चार्ज के लिए बात किया गया, पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि हम इसको पूरा ये पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर कहीं पॉइंट चार्ज होता, डिस्टेंस होता, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको, ये पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, आ भी रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, लास्ट तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे आप कंटिन्यूअस देखते जाए। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको लगेगा कि आपको आता जाता है क्वेश्चन, उस तरह कहीं से कोई क्वेश्चन कहीं नहीं दिख रहे हैं, ये सच्चाई यही है। तो इसलिए नेक्स्ट में हम दिखाएंगे कि जैसे ही पॉइंट चार्ज कहीं पे वायर पे डिस्ट्रीब्यूट है, स्फीयर सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम हो सकता है, पॉइंट चार्ज कहीं और प्लेस्ड है, तो उसके कारण पॉइंट चार्ज का डिफरेंट लोकेशन है, तो उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएं। पॉइंट चार्ज सपोज क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेस कर दिया जाए क्यू, इनके बीच फोर्स क्या होगा आप देखो, हर एक यहाँ पे कोई हम देखें पॉइंट चार्ज, इसके कारण कुछ और डिस्टेंस है, इसके कारण कुछ और है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।